एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में 20 से लेकर 30 दिनों तक कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और क्या क्या सावधानियां विशेष रूप से रखना चाहिए ताकि मूंग की फसल से एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंचाई व्यवस्था के बारे में। अगर सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करें तो कई किसानों का ये मानना है या फिर ये एक अवधारणा बनी हुई रहती है कि मूँग की फसल की जो तीसरी सिंचाई है उसको थोड़ा सा रोक कर फिर लगाएँ। जिसे एक उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। कई किसानों की ये अवधारणा बनी हुई रहती है कि मूंग की फसल में जब तक फ्लावर ना आए तब तक आपको तीसरी सिंचाई नहीं करना चाहिए, ये कई किसानों का मानना है। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई व्यवस्था नहर की है या फिर पानी की व्यवस्था आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जिससे नहर की जो व्यवस्था रहती है उसमें आप जब चाहो तब आप पानी लगा सकते हैं और आपका जो पानी जो सिंचाई व्यवस्था है, अगर देखा जाए तो 2-2 3-3 दिनों में 40-40 एकड़ 50-50 एकड़ की सिंचाइयाँ हो जाती हैं नहर क्षेत्र में। लेकिन जिनके पास बोर है, उसके बाद साथ में कुआँ है, ट्यूबवेल है, तो ऐसे जो किसान रहते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा, शायद हो सके कि मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे सकूँ। तो देखिए, मान लीजिए किसी एक किसान के पास 10 एकड़ का रकबा है और 10 एकड़ में जो सिंचाई होती है वो एक कुएँ से सिंचाई सिंचित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस दे दिया तो मूंग की फसल में जो सिंचाई तीसरी सिंचाई जैसे कि मान लीजिए आपकी 3 दिनों में कंप्लीट होने वाली है, तो वही सिंचाई आपकी लगभग 6 दिन या फिर 5 दिन में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपको समय लगेगा और समय लगने के बाद फिर जैसे ही आपकी मूंग की फसल में आप सिंचाई करोगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, फ्लावर निकालना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पर आपने फिर से समय से अगर सिंचाई नहीं की, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद में मूंग की फसल को पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो आपकी जो मूंग की फसल में तीसरी सिंचाई होती है उसके जस्ट बाद में आपको चौथी सिंचाई भी करना रहता है, ताकि आपकी मूंग की फसल की जो फ्लावर है वो अच्छी तरीके से निकल सकें, आपकी मूंग की फसल में जो फूल है वो सही तरीके से सेट हो सकें। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपने वाटर स्ट्रेस दे दिया तो आपकी सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको वाटर स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि तीसरी सिंचाई अगर आपने 8 दिनों के बाद कर दी या फिर 7 दिनों के बाद कर दी तो ये जो समय रहता है इसमें आपकी मूंग की फसल की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। उसके साथ में आपकी मूंग की फसल के जो पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मूंग की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है। तो यही जो समय रहता है इसमें मूंग की फसल में काफ़ी ज़्यादा क्लोरोफिल भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है। अब कई किसान ये करेंगे कि भैया मूंग की फसल में हमें 20 दिनों के बाद हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो आपको भैया 20 दिनों के बाद किसी भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो 75%, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि 75% जो आपका मूंग की फसल में आप स्प्रे करोगे तो उसका जो कवरेज है मूंग की फसल के ऊपर होगा, पौधे के ऊपर होगा। तो जो आप दवाइयाँ डाल रहे हो, जो हर्बिसाइड या फिर वीडिसाइड डाल रहे हो, वो 75% आपकी मूंग के पौधे के ऊपर डलेगा और 25% आपके खरपतवार के ऊपर डलेगा। तो जितना फ़ायदा आपको खरपतवार ख़त्म नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपकी मूंग की फसल के पत्ते जलने की संभावना रहेगी और आपकी मूंग की फसल में अगर फ्लावर आना स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये समस्या बन जाती है खरपतवार नाशक का स्प्रे करने की वजह से, अगर आप 20 दिनों के बाद स्प्रे कर रहे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आप पानी सिंचाई लगाने वाले हैं, तीसरी सिंचाई लगाने वाले हैं, तो उससे पहले आपको एक स्प्रे करना है जिसमें कि आपको प्रिवेंटिव में पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना है, उसके साथ में मारूका इल्ली को भी कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप प्रिवेंटिव में अगर बात करें तो आप माइक्रोबुटानिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डोमार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर माइक्रोबुटानिल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा इफेक्टिव आपको देखने को रिजल्ट मिलता है। उसके साथ में अगर बात करें तो आपको जो मारूका इल्ली रहती है, अगर आप इसके साथ में सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक सोलोमन से आपकी मारूका इल्ली कंट्रोल होती है, क्योंकि सही समय पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके क्षेत्र में या फिर आपके पौधे में, आपकी फसलों में मारूका इल्ली का कोई अटैक नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सोलोमन का स्प्रे करना है। ये आपका 2 तरीके से काम करता है, एक तो कॉन्टैक्ट तरीके से और दूसरा सिस्टोमिक तरीके से। कॉन्टैक्ट और सिस्टोमिक दोनों तरीके से काम करने वाला ये इंसेक्टिसाइड है। इसमें एक तो बीटा साल्यूथ्रिन आता है, उसके साथ में इसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड मिलेगा। तो इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साल्यूथ्रिन मच्छर को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ में इल्लियों को भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है। उसके साथ में आपको किसी भी सिस्टोमिक तरीके का इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो भैया हम स्प्रे करते हैं क्रोल इंट्रा नीलीप्रोल कोराजन का, क्योंकि ये जो कोराजन जो रहता है इसमें पाइथोटोनी इफेक्ट भी रहता है, मतलब आपकी मूंग की फसल हरी भरी भी बनी रहेगी। हल्का सा ये आपकी फसल को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टॉनिक का काम भी करता है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्रोल इंट्रा नीलीप्रोल रहता है इसके साथ में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं प्रोफोनोसाइफर, उसके साथ में स्प्रे करते हैं अपना बीटा साल्यूथ्रिन, उसके साथ में अपना
ये अगर देखा जाए तो सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो साथ में जो हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं उसको हमेशा हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर सिस्टमिक तरीके इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कोराजन का, क्रोल एंट्रानिलीप्रोल का। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन क्या करें, 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद में अगर आप कहोगे कि कोई सा इंसेक्टिसाइड काम कर रहा है तो हमारे हिसाब से सिर्फ क्रोल एंट्रानिलीप्रोल काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और कॉस्टली अगर देखा जाए तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप दुकानदार के पास जाओगे तो आपको उठा के एक्सपोनस दे देगा कि भैया आप ये लेके जाओ, ये 800 रुपये एकड़ 700 रुपये एकड़ का खर्चा है, आप एक्सपोनस डालो, उसके साथ आप स्पाइनोटोरम डालो, डेलिकेट डालो, कुछ भी, मतलब कुछ तो भी जाके दुकानदार दे देगा, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तो हम क्या करते हैं, क्रोल एंट्रानिलीप्रोल डालते हैं। स्टार्टिंग डेज में अगर बात करें तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं 5 ml पहले 20 लीटर पानी के साथ में। फिर जो नेक्स्ट स्प्रे हुआ उसमें हम अगर चेंज करते हैं तो उसमें हम जो आपका रहता है अपना इमामेक्टिन बेंजोएट लिक्विड तरीके का जो लिक्विड रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं सेकंड स्प्रे में, अगर मिल गया तो। अगर उसका स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम लेते हैं क्रोल एंट्रानिलीप्रोल, उसको 6 ml, फिर अगले स्प्रे में 7 ml, फिर अगले स्प्रे में 8 ml, उसके बाद फिर 9 ml। तो इस प्रकार से हम हर बार डोज को थोड़ा सा बढ़ाते रहते हैं। 1 ml बढ़ा देते हैं प्रति 20 लीटर पानी के साथ में, और उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट बेस में जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उसको चेंज करते रहते हैं। एक बार प्रोपोनोसाइफर ले लिया, उसके साथ में फिर क्विनालफास ले लिया, उसके बाद साथ में आप बीटा साइलोथ्रिन ले लिया। इस प्रकार से हम जो साथ में इंसेक्टिसाइड डालते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं हम इंसेक्टिसाइड का और तीसरा स्प्रे का। तो 2-3 चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। और इसके साथ अगर बात करें, 2-3 चीज़ तो हो गई। अब कई किसान बोले हैं कि हमें खाद भी डालना है, उसके साथ में बात करें तो हमें एक ऐसा टॉनिक भी बताओ, बूस्टर बताओ जो कि फ्लावरिंग स्टेज में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हो। तो इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कि हम टॉनिक के बारे में बताएंगे और खाद के बारे में बताएंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, अब उस वीडियो को देखना ना भूलें। कल हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको मूंग की फसल में जो टॉनिक है और खाद का इस्तेमाल हमें कौन सा करना चाहिए इसके बारे में हमारा जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो रहेगा। तो उसको आप वॉच करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज के जो वीडियो है उसमें इतना ही। अगर कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसी कोई व्यवस्था या फिर ऐसी कोई आपने प्रैक्टिकल कोई नॉलेज इसमें आपका होगा जो आपको इफेक्टिव लगा कि 20 दिनों से 30 दिनों में आपको ये चीज़ें भी ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान हैं उनको कमेंट पढ़ के फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादातर जो हमारा रहता है कि हम प्रैक्टिकली नॉलेज पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि थ्योरी के सामने अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल पहले होता है, उसके बाद ही थ्योरी लिखी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।